हेलो बेटा, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। तो बेटा आज मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट स्पीड एंड रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में। तो बेटा आज हम ये दो तीन बातें कवर करेंगे इस लेक्चर में। पहला पॉइंट क्या बेटा, इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा ड्रिफ्ट स्पीड, और तीसरा क्या बेटा, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि हाउ इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रिक करंट को तुम 10th से भी जानते हो, लेकिन चलो फिर भी स्टार्ट तो करना है ही। तो इलेक्ट्रिक करंट, तो बेटा मान लो एक कंडक्टर है और ये उसका कोई क्या है बेटा, क्रॉस सेक्शन। तो व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, मतलब बेटा अगर इस क्रॉस सेक्शन से इस डायरेक्शन में मान लो कोई चार्ज क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन। उस क्रॉस सेक्शन के थ्रू क्या हो रहा है बेटा, एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट इज द ट्रांसफर ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज का फ्लो होगा किसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू, देन वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन। ठीक है बेटा। अब दिस चार्ज इज पॉजिटिव, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो करंट विल बी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। करंट की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, पॉजिटिव चार्ज के क्या होगी, बराबर, मतलब पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होगी। एंड इफ द चार्ज इज नेगेटिव, अगर चार्ज नेगेटिव है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा। तो अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो करंट विल बी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और अगर बेटा ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो करंट होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है बेटा। अब मान लो इफ टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड, टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड इन टाइम डेल्टा टी इज डेल्टा क्यू। मान लो बेटा डेल्टा टी टाइम में इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू कितने टोटल चार्ज का ट्रांसफर हुआ बेटा, डेल्टा क्यू का। तो देन एवरेज करंट, तो बेटा एवरेज करंट जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ठीक है। एंड इंस्टेंटेनियस करंट बेटा, इंस्टेंटेनियस करंट मतलब करंट एट अ टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट एट अ टाइम, इलेक्ट्रिक करंट एट अ टाइम टी। तो एट अ टाइम टी यानी कि इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा बेटा, उसके ऊपर ये बार मत लगाना क्योंकि बार क्या बताता है बेटा, एवरेज। तो वो क्या होगा बेटा, डी क्यू बाय डी टी, यानी कि रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज। रेट ऑफ ट्रांसफर बोल दो या रेट ऑफ फ्लो बोल दो। तो रेट ऑफ ट्रांसफर या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा। तो सिंपल सी भाषा में एवरेज इलेक्ट्रिक करंट निकालना, आई एवरेज निकालना है, तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा टी में अगर टोटल कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, डेल्टा क्यू, तो एवरेज करंट क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। और अगर हमें इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है यानी कि करंट एट ए टाइम निकालना है, तो आई इक्वल क्या होगा बेटा, डी क्यू बाय डी टी, टाइम रेट चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसके अलावा बेटा इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। कुछ बच्चे पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट हैज वैल्यू एंड डायरेक्शन। अभी जैसा कि मैंने बताया कि बेटा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, सेम एज दैट ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो बेटा बच्चे पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट हैज वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन, देन व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो बेटा इसमें दो बातें हैं बेटा। पहला पॉइंट, एडिशन ऑफ करंट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन।
मतलब बेटा जो इलेक्ट्रिक करंट को जब हम जोड़ते हैं तो बेटा ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इट फॉलोज किरचॉफ्स लॉ, जो हम इस चैप्टर में नेक्स्ट आने वाले टाइम में नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे बेटा, पढ़ेंगे। तो क्या होता है बेटा, मान लो ये दो, किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, मान लो ये एक वायर है, ये दूसरा वायर है और यहां से ये इस तरीके से तीसरा वायर है। तो बेटा जहां पर ये तीनों वायर मिल रहे हैं इसको हम बोलते हैं जंक्शन। क्या बोलते हैं, जंक्शन या नोड, नोड बोल दो या जंक्शन बोल दो बेटा। तो बेटा आगे आने वाले टाइम में हम किरचॉफ्स का करंट लॉ पढ़ेंगे, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ या जंक्शन लॉ या नोड लॉ या बेटा पॉइंट रूल। उसमें यह बताया गया कि मान लो इसमें ये करंट I1 है, इसमें ये करंट I2 है, तो यहां से जो ये करंट I3 होगा दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ I1 एंड I2। यानी कि बेटा इस जंक्शन पर जितना टोटल चार्ज एंटर कर रहा है उतना ही टोटल चार्ज यहां से क्या करेगा, लीव करेगा। मतलब सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन विल बी इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन व्हाट एवर इज द एंगल बिटवीन द टू वायर। इन दोनों वायर के बीच में ये एंगल कुछ भी हो, यानी कि बेटा I3 इज ऑलवेज क्या, I1 प्लस I2। और अगर ये कोई वेक्टर होता, सपोज करो बेटा, अब दूसरे केस में मान लो ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है, ये कोई वेक्टर A है और ये कोई दूसरा वेक्टर B है और ये कोई तीसरा वेक्टर मान लो क्या बेटा, C है, C या रिजल्टेंट। तो C इज A प्लस B, यानी कि ये जो लाइन है मान लो बेटा इन दोनों वेक्टर का क्या है, रिजल्टेंट है। ऐसे पैरेललोग्राम लॉ से ये आगे गई, ये इस तरीके से गया, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ इस तरीके से, तो ये इसका क्या होगा बेटा, रिजल्टेंट होगा, इस तरीके से मान। तो बेटा द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट, मतलब सी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होता है बेटा। तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट है वेक्टर क्वांटिटी के केस में, ये वेक्टर क्या हो सकता है, कोई एक्सेलरेशन वेक्टर हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो सकता है, वेलोसिटी वेक्टर हो सकता है, फोर्स वेक्टर हो सकता है, मतलब कोई भी वेक्टर हो सकता है। तो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट डिपेंड्स ऑन दिस एंगल। जैसे ये एंगल चेंज होगा 30 से 60, 60 से 90, 90 से 60, मतलब जिस तरीके से भी चेंज होगा द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर विल चेंज। ये मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन बेटा यहां पर वॉट एवर इज द एंगल बिटवीन द टू वायर्स, इन दोनों वायर के बीच का एंगल 30 हो, 60 हो, 45 हो, 90 हो, कुछ भी हो, वट एवर इज द एंगल, लेकिन दिस करंट इन दिस वायर इज ऑलवेज I1 प्लस I2। यानी कि बेटा यहां पर टोटल करंट इज द सिंपल सम, जबकि यहां पर रिजल्टेंट इज द वेक्टर सम। तो मैं यही बात बता रहा था बेटा कि एडिशन ऑफ करंट एडिशन डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। किसी तरीके के ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। करंट एक क्या होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम एज दैट ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में हम उसका कन्वेंशनल करंट दिखाएंगे बेटा। और अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का फ्लो हो रहा है तो बेटा करंट की डायरेक्शन हम क्या दिखाएंगे, उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के मोशन के अपोजिट। तो मैं एक्सपेक्ट करूं कि बेटा ये तुम्हें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझ में आ गया। अब मैं इस पर बेस तुम्हें कुछ क्या कराता हूं बेटा, क्वेश्चन कराता हूं। तो ये एवरेज करंट है और ये क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट है। और इधर मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हाउ वेक्टर, मतलब हाउ इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो बेटा करंट एडिशन फॉलोज किरचॉफ्स रूल, किरचॉफ जंक्शन रूल, नॉट वेक्टर एडिशन रूल। हाँ, तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट पर ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर वेरीज विद टाइम एज। तो बेटा Q बराबर दिया है 2t - 60 स्क्वायर प्लस 10t3, वेयर Q इज इन कूलम एंड T इज इन सेकेंड। तो एक तो पूछा है बेटा इनिशियल करंट। तो इनिशियल करंट का मतलब क्या होता है बेटा, करंट एट जीरो टाइम। तो इनिशियल करंट का मतलब एक तो हमसे पूछा है बेटा करंट एट जीरो टाइम,
एक बार हमसे टाइम पूछा, टाइम आफ्टर विच या एट विच करंट रीच अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मतलब करंट मैक्सिमम या मिनिमम हो जाता है, जो भी हो जाता है वो क्वेश्चन करने के बाद पता चलेगा, और वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो देखो बेटा यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चार्ज गिवन है हमें Q बराबर 2T, तो सिंस वी नो दैट I इलेक्ट्रिक करंट I क्या होता है बेटा, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dQ बाय dt, तो I इक्वल हो जाएगा d बाय dt ऑफ Q, और Q कितना है बेटा यहाँ पर 2T माइनस 6T स्क्वायर प्लस 10TQ। बेटा डिफरेंशिएशन करना सारे बच्चे जानते ही हैं, तो 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, तो 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, t का t के रेस्पेक्ट में एक डिफरेंशिएशन हो गया, माइनस 6 कांस्टेंट है बाहर आ गया, t स्क्वायर का क्या हो गया 2t हो गया, प्लस 10 बाहर आ गया, और t क्यूब का क्या हो गया बेटा 3t स्क्वायर हो गया। इस तरीके से I बराबर क्या हो गया 2 माइनस 12t प्लस 30t स्क्वायर, इतने एम्पियर करंट हो गए बेटा, एम्पियर करंट। अब क्वेश्चन का पहला पार्ट, क्वेश्चन के पहले पार्ट में बेटा तुम्हें इनिशियल करंट बताना है, तो एट t बराबर 0, इनिशियल के लिए क्या करना है बेटा तुम्हें, जहां जहां तुम्हें t दिखाई दे रहा है वहां पे क्या रखना है 0 पुट करना है, तो इनिशियल करंट क्या हो जाएगा I बराबर हो जाएगा, यहाँ t रखा तो ये टर्म 0, यहाँ t 0 रखा तो ये टर्म 0, तो ये आ गया बेटा 2 एम्पियर। तो इनिशियल करंट कितना निकल कर आया 2 एम्पियर करंट निकल कर आया। अब दूसरा पार्ट बेटा, टाइम आफ्टर विच करंट रीच अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो बेटा मैथमेटिक्स में एक चीज पढ़ाई जाती है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, AOD, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन या एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। तो वहां पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है बेटा, देखो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो बेटा करंट की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा बेटा, di/dt को इक्वेट करना पड़ेगा किससे 0 के। तो अभी ये I है, अभी di/dt और करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा बेटा d/dt ऑफ I की जगह क्या लिखा हमने 2 माइनस 12t प्लस क्या 30t स्क्वायर, इक्वल क्या रखना है इसको 0 के, तो 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, माइनस 12 कांस्टेंट है बाहर आ गया, t का t के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, प्लस 30 कांस्टेंट है बाहर आ गया, t स्क्वायर का क्या होगा बेटा 2t होगा, और इक्वल टू क्या 0, तो ये होगा 60t, ये होगा 60t, ये उधर चला गया तो क्या होगा 12, तो t इक्वल होगा 12/60, मतलब 1/5 सेकेंड, 1/5 सेकेंड। सेकेंड 1/5 सेकेंड। तो बेटा एट दिस टाइम या आफ्टर दिस टाइम करंट कहां पहुंच जाता है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू पर या मिनिमम वैल्यू पर। अब बात आती है मैक्सिमम पर पहुंचता है या मिनिमम पर पहुंचता है, उसके लिए बेटा हमें क्या करना है, थर्ड पार्ट को सॉल्व करना है। देखो अब थर्ड पार्ट में हमसे कहा जा रहा है कि वो जो भी है मैक्सिमम या मिनिमम, इस टाइम पर जो भी है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, वो क्या करो फाइंड करो। इस टाइम पर करंट मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो इस इक्वेशन फर्स्ट में हम t की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एट t बराबर कितना 1/5 सेकेंड, तो पुट करते हैं बेटा, तो I इक्वल क्या हो जाएगा, I इक्वल हो जाएगा 2 माइनस 12 और t की जगह 1/5 प्लस 30 और t स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 1/5 का स्क्वायर होगा 25, ठीक है ना। तो ये कितना होगा बेटा, ये हो गया I इक्वल कितना 2, ये कितना होगा बेटा 2.4, ठीक है ना, 2.4 ही होगा ना, ठीक। और ये कितना होगा बेटा, ये कैंसिल हो गया, ये 5 से 6 बार और ये 5 से 5 बार, तो ये हो गया 1.2। तो ये ऐड होकर कितना होगा बेटा, ये हो गया 3.2 माइनस 2.4, अब ये कितना होगा बेटा 0.8 एम्पीयर, 0. तो बेटा वो जो इस टाइम पर वैल्यू निकाली है करंट की वो कितनी है 0.8 एम्पीयर।
लेकिन बेटा वो 0.8 एम्पियर करंट तो इनिशियल करंट से भी क्या है, कम है, 2 एम्पियर से भी क्या है, कम आया है। तो बताओ ये मैक्सिमम हुआ है या मिनिमम हुआ है, बताओ। इस टाइम पर, जिस टाइम पर तुम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल रहे थे बेटा, वो तो इनिशियल करंट से भी क्या आया है, कम आया है। तो सिंस 0.8 एम्पियर इज लेस देन इनिशियल करंट, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू, वो मैक्सिमम नहीं था बेटा, क्या था, मिनिमम। तो मिनिमम करंट कितना होगा बेटा, 0.8 एम्पियर होगा। तो बात समझ में आई बेटा। तो किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्लस क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स मतलब डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन को यूज किया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको कर लेना, ठीक है। तो बेटा अब ये दूसरा क्वेश्चन है, द करंट थ्रू अ वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज I इक्वल आई नोट प्लस एल्फा टी, वेयर आई नोट 10 एम्पियर और एल्फा एक वैल्यू दे रखी है बेटा 4 एम्पियर पर सेकेंड। फाइंड द चार्ज दैट फ्लोज अक्रॉस अ सेक्शन ऑफ द वायर इज 10 सेकेंड। तो देखो बेटा एक कॉन्सेप्ट होती है कि अगर हमें चार्ज दिया है, अगर हमें चार्ज दिया है और हमें क्या निकालना है बेटा, करंट निकालना है, तो चार्ज से करंट कैसे निकलेगा, I इक्वल डी क्यू बाय डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है बेटा। तो अगर पहले चार्ज गिवन है और तुम्हें करंट निकालना है तो तुम्हें डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना है, और अगर बेटा पहले कहीं पर करंट गिवन है और तुम्हें चार्ज निकालना है तो तुम्हें किसका यूज करना है बेटा, तुम्हें यूज करना है इंटीग्रेशन का। तो ये बात बड़ी क्लियर से है बेटा, पहले चार्ज गिवन है तो करंट निकालना है तो यूजिंग डिफरेंशिएशन I इक्वल डी क्यू बाय डी टी, और अगर पहले करंट गिवन है और तुम्हें चार्ज निकालना है तो उसके लिए तुम इंटीग्रेशन का क्या करोगे, यूज करोगे। किस तरीके से यूज करोगे ये देख लो बेटा। तो सेंस सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। अब अगर I इक्वल क्या होता है बेटा, डी क्यू बाय डी टी, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू बराबर हो जाएगा I इंटू डी टी, ये तो स्मॉल चार्ज हो गया बेटा। तो आफ्टर इंटीग्रेशन अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो ये हो जाएगा Q, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, I इंटू डी टी, और क्योंकि ये टाइम के रेस्पेक्ट में तो लिमिट हो जाएगी T1 से T2, ओके बेटा। अब अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं तो यहां पर वो I कितना गिवन है, वो यहां पर I गिवन है I नोट प्लस में क्या, अल्फा टी, और इनिशियल टाइम हमारे पास 0 है और टोटल टाइम कितना गिवन है, 10 सेकेंड। तो यहां हमने क्या लिखते हैं बेटा, 10 सेकेंड। तो ये तो I की वैल्यू हो गई इनटू क्या, dt। अब इसमें भी बेटा देखो I नोट कितना, I नोट यहां पर कितना गिवन है, 10, तो 10 प्लस अल्फा कितना गिवन है, 4, और इंटू टी इंटू क्या, डी टी। अब क्या करना है बेटा तुम्हें, अब तुम्हें इसको सेपरेट करना है। तो सेपरेट कैसे, मतलब अलग अलग करना है। तो क्यू इक्वल क्या, 10 इंटू डी टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ 10 इंटू डी टी और 0 से 10, प्लस बेटा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या, 40 इंटू डी टी और 0 से 10। मतलब कुछ नहीं किया बेटा अभी, 10 इंटू डी टी, 40 इंटू डी टी, ये किया। अब इसके बाद बेटा अब अगर 10 बाहर आ जाएगा तो ये सिर्फ क्या है, dt, तो dt यानी कि t की पावर 0 मानकर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 10 t हो गया, प्लस इसमें 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा t की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाय 2, और लिमिट हो गई बेटा 0 से 10। ये सब तो तुम जानते ही हो, छोटी छोटी बातें हैं। तो 10 11th में सिखाया जाता है बेटा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि 10 माइनस 0, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 बार कैंसिल, तो ये 2 बचा, और टी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो क्यू बराबर क्या होगा बेटा, 100 प्लस ये 100 होगा, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 2 मतलब 200, मतलब कितना होगा बेटा, 300 कूलम चार्ज का फ्लो होगा। तो बेटा इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें चार्ज दिया था, हमने वहां पे करंट निकाला था, इनिशियल करंट या जो भी पूछा गया था बेटा, और यहाँ पर हमें पहले क्या गिवन है, करंट गिवन है, इलेक्ट्रिक करंट गिवन है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, चार्ज, कितने चार्ज का फ्लो हुआ, कितने चार्ज का ट्रांसफर हुआ है। उसके लिए बेटा हम इस तरीके से फॉर्मूला वही रहेगा, I इक्वल डी क्यू बाई डी टी, बट
किस तरीके से यूज करना है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं ये बात तुम्हें समझ में आई होगी। तो बेटा अब मैं तुम्हें कराता हूं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है फिगर शोज अ प्लॉट ऑफ करंट आई थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर ओवर अ टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। कितने सेकेंड बेटा? 10 सेकेंड। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द वायर ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। और ये ग्राफ है। तो बेटा ये ग्राफ क्या है? इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ये जो रेड वाली लाइन है, ये वाली जो रेड लाइन है बेटा, जहां जहां रेड लाइन है उसी को कहेंगे हम क्या? इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ये वाली लाइन, ये लाइन जो है बेटा ऐसे, ये लाइन क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अब अगर बेटा मैं अलग से तुम्हें एक चीज बताता हूं पहले, कि मान लो ये T है और ये I है। तो मान लो बेटा एक कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है। मान लो एक कांस्टेंट करंट है, कितना? I किसी वायर में, किसी वायर के क्रॉस सेक्शन के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है? कांस्टेंट करंट I। ठीक है बेटा, ये I करंट है, मान लो ये I। अब ये टाइम t1 हो गया और ये टाइम t2 हो गया, यानी कि बेटा यहां से यहां तक का टाइम t1 और यहां से यहां तक का टाइम t2। तो ये टाइम पीरियड कितना हो गया? टाइम इंटरवल कितना होगा बेटा यहां से लेकर यहां तक का? ये होगा t2 माइनस t1, जिसे आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा t। अब क्या करते हैं बेटा? अब अगर तुम इस वाले एरिया को निकालते हो बेटा, इस वाले एरिया को, अब ये एरिया क्या है? तो ये जो है ये क्या है बेटा? ये है टाइम एक्सिस। क्या है? टाइम एक्सिस। और ये जो लाइन है बेटा, ये वाली लाइन, ये क्या है? ये है IT ग्राफ। IT ग्राफ। तो बेटा ये जो एरिया है ये क्या है? ये है IT ग्राफ और इस टाइम पीरियड के लिए IT ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया। तो क्या निकालने जा रहे हो बेटा? तुम निकालने जा रहे हो एरिया बिटवीन IT ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। एरिया निकालने जा रहे हो बेटा, ये वाला एरिया, शेडेड एरिया। अब अगर मैं इसका नामकरण कर देता हूं तो ये A, ये B, ये C और ये क्या है बेटा? D है। ठीक है, ठीक है बेटा। अब सुनो ध्यान से। अब बेटा हम एरिया बिटवीन IT ग्राफ और टाइम एक्सिस, तो एरिया का फॉर्मूला तो आप वो लगाओगे ना जो बेटा जो शेप गिवन होगी। अगर रेक्टेंगल गिवन है तो लेंथ इनटू ब्रेथ से निकाल लो, अगर ट्राइंगल गिवन है तो बेटा हाफ बेस इनटू हाइट से निकाल लो, अगर ट्रेपीजियम गिवन है तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा दो, हाफ सम पैरेलल साइड्स, जो भी होता है। ठीक है, तो बेटा यहां पर ये जो शेप हमें दिखाई दे रही है, यहां जो हमें ये एरिया दिखाई दे रहा है, जो हम यहां पर एरिया निकालने जा रहे हैं, कौन सा एरिया? IT ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया, वो रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब हम निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल? ABCD। अब रेक्टेंगल का एरिया तो कैसे निकलेगा बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि AB इंटू BC। अब लाइन AB, जो लाइन AB है बेटा वो करंट को रिप्रेजेंट करती है। AB किसको रिप्रेजेंट करती है? करंट को। और जो BC है वो टाइम को। अब तुम जानते हो बेटा I बराबर क्या होता है? डेल्टा Q बाय डेल्टा T। तो अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो कि I और डेल्टा T का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा बेटा? डेल्टा Q आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर I बराबर डेल्टा Q बाय डेल्टा T होता है तो डेल्टा Q क्या हो जाएगा बेटा? स्मॉल से नोट कर लो, कैपिटल से नोट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा बेटा I इंटू डेल्टा T, यानी कि बेटा I इंटू डेल्टा T का जो प्रोडक्ट है वो डेल्टा Q के बराबर होगा। मतलब किसके बराबर होगा? चार्ज फ्लोन, कितना चार्ज का ट्रांसफर या कितने चार्ज का फ्लो हुआ है। तो बेटा यहां से मैंने तुम्हें यह समझाया कि अगर किसी क्वेश्चन में हमें IT ग्राफ दिया होगा और हमें चार्ज निकालना होगा तो हम क्या करेंगे बेटा? उस IT ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया निकाल देंगे। तो अब बात आती है सेम इसी क्वेश्चन में भी तो बेटा IT ग्राफ दिया है और हमें यहां पे क्या निकालना है? फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो हम यहां पर भी तो वही काम करेंगे बेटा। क्या करेंगे? देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं तो चार्ज फ्लोन ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ 10 सेकेंड। बेटा ये जो 10 सेकेंड का टाइम पीरियड दिया है
तो आप बेटा ये वाला एरिया निकाल लो, ये वाला एरिया 10 सेकंड तक। अब ये एरिया आप दो बार में भी निकाल सकते हो, ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया, या ये एरिया बेटा आप एक बार में भी निकाल सकते हो। ये ट्रेपेजियम भी है तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो बेटा एक पैरेलल साइड तो ये यहां से यहां तक कितनी 10 प्लस एक पैरेलल साइड ये रही बेटा यहां से यहां तक कितनी, ये 5 है, ये 10 है, तो यहां से यहां तक कितना होगा ये बेटा 5। और उन पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, हाइट, डिस्टेंस जो भी कहना चाहते हो, तो ये क्या हो गया बेटा 5 हो गया। तो ये कितना हो गया 75/2, तो ये कितना होगा बेटा 37.5 कूलम चार्ज। मतलब बेटा चार्ज निकलेगा तो किस में निकलेगा, कूलम में। तो इतने चार्ज का क्या हुआ बेटा, ट्रांसफर हुआ थ्रू द क्रॉस सेक्शन। तो बेटा I बराबर dq/dt किस तरीके से यूज किया जाता है, किस तरीके से ग्राफ वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये बातें मैंने तुम्हें सारी बता दी। अब मैं तुम्हें बेटा पढ़ाने जा रहा हूं ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसकी कॉन्सेप्ट को, उसको एक्सप्लेन करूंगा कि ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा ड्रिफ्ट स्पीड, तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या है, इट इज द स्टेडी एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स of a conductor in the opposite direction, opposite to externally applied electric field। तो बेटा ये जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है, ड्रिफ्ट स्पीड क्या है, इट इज द स्टेडी, स्टेडी मतलब कांस्टेंट, यूनिफॉर्म, कुछ भी बोल दो बेटा। तो इट इज द कांस्टेंट या स्टेडी एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कंडक्टर अपोजिट टू एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस कहानी को समझने के लिए बेटा अब देखो बेटा जो मेटल्स होते हैं, मेटालिक कंडक्टर्स, they contains a large number of loosely bound electrons। तो बेटा ये loosely bound electrons है, तुम ये देख रहे हो बेटा। अब ये loosely bound electron easily detached from atoms, एटम से क्या हो जाते हैं बेटा, easily क्या हो जाते हैं, डिटैच मतलब अलग हो जाते हैं। और then we call it free electrons। हम इन्हें क्या कहते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। अब ये जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसे हम स्मॉल n से नोट करेंगे बेटा, वो होता है ऑलमोस्ट 10⁻29 पर मीटर क्यूब। यानी कि बेटा एक मतलब मेटल के एक यूनिट वॉल्यूम में ऑलमोस्ट इतने 10⁻29, ये एक बहुत बड़ी क्या है बेटा संख्या है। तो लगभग इतने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो बेटा सबसे पहले ये समझो कि मेटल कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये लार्ज नंबर भी कितना होता है बेटा, 10⁻29 पर मीटर क्यूब। ये एक बहुत बड़ी संख्या है, इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा किसी कंडक्टर में। अब एट रूम टेम्परेचर, बेटा रूम टेम्परेचर पर दीज इलेक्ट्रॉन्स हैव थर्मल एनर्जी। बेटा एनर्जी का फॉर्मूला होता है, 11th क्लास में पढ़ा था तुमने, एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 kBT, वेयर KB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो बेटा रूम टेम्परेचर पर दीज इलेक्ट्रॉन्स हैव थर्मल
एनर्जी ड्यू टू विच दे हैव थर्मल स्पीड। तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स में क्या होती है बेटा, थर्मल स्पीड होती है, और ये थर्मल स्पीड भी ऑलमोस्ट कितनी होती है बेटा, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड भी क्या है बेटा, बहुत ज्यादा है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स हैव थर्मल स्पीड बट देयर इज नो प्रीफर्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन की इतनी स्पीड होती है बट दे मूव रैंडमली इन अ जिगजैग पाथ। मतलब बेटा वो एक जिगजैग पाथ में, यहां मतलब मैंने एक डायग्राम दिखाया बेटा तुम्हें, इस डायग्राम को देखो। मान लो बेटा ये एक मेटल का अंदर का नजारा है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट करता है, यहां पर कोई मेटल का क्या है, पॉजिटिव आयन है, इस तरीके से पॉजिटिव आयन, इन पॉजिटिव आयंस को बेटा हम क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं, और पूरा जो स्पेस है उसे हम क्या बोल सकते हैं बेटा, लैटिस बोल सकते हैं। तो इसमें बेटा दो पार्ट हो गए, इसमें दो पार्ट हो गए, एक हो गए कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड द रिमेनिंग जो पार्ट है दैट इज द कलेक्शन ऑफ हैवी मेटल पॉजिटिव आयंस। अब वो पॉजिटिव आयंस का पूरा जो कलेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लैटिस, LATTIC, लैटिस। तो बेटा मैं ये समझा रहा था तुम्हें कि एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होती है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है। ये भी बहुत ज्यादा स्पीड है बेटा, बहुत ज्यादा स्पीड है, लेकिन देयर इज नो प्रीफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की मोशन की कोई प्रीफर्ड डायरेक्शन नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स आर इन द स्टेट ऑफ रैंडम एंड जिगजैग मोशन। तो इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करते हैं, एक रैंडम और जिगजैग मोशन में रहते हैं। कब, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो बेटा, तो ये एक कंडक्टर के अंदर का व्यू मान सकते हो आप। तो इलेक्ट्रॉन यहां से इस डायरेक्शन में अपनी थर्मल स्पीड से जाता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। जैसे कि मान लो बेटा ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, तो यहां से यहां तक इसकी स्पीड कितनी है, ऑलमोस्ट 10⁵ मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्या होगा बेटा, वो किसी हैवी मेटल पॉजिटिव आयन से क्या हो जाता है, टकरा जाता है, टकरा गया, और टकराने के बाद, कोलिजन के बाद क्या होता है बेटा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो हो सकता है बेटा अब डायरेक्शन ये हो जाए, यहां पर भी वो किस स्पीड से गया बेटा, 10⁵ मीटर पर सेकेंड से। फिर एट ईच कोलिजन इलेक्ट्रॉन बेटा इस तरीके से गया, और फिर हो सकता है कि यहां से वापस इधर आ जाए, और हो सकता है कि वापस इधर चला जाए। तो बेटा इस तरीके से हर इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा ही हो रहा है कि वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड ऑलमोस्ट इतनी स्पीड से रैंडमली और जिगजैग पाथ में क्या कर रहे हैं बेटा, मूव कर रहे हैं। ठीक है यहां तक की बात। अब क्या होता है बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं बेटा, 10⁻29 पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब में 10⁻29। तो अगर ये वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब हुआ तो इसके दुगने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 गुने हो गए, 4 गुने हो गए, वो डिपेंड करता है वॉल्यूम कितना है। तो ये तो 1 यूनिट वॉल्यूम में है बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 10⁻29। तो बेटा इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जिगजैग पाथ में क्या होते रहते हैं बेटा, घूमते रहते हैं इस तरीके से। तो अगर देखा जाए हर इलेक्ट्रॉन बेटा इसी तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से। तो अगर देखा जाए तो बेटा क्या हो रहा है, देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज। कोई भी इलेक्ट्रॉन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो लेफ्ट से राइट जा पा रहा है और ना ही राइट से लेफ्ट हो पा रहा है बेटा। वो क्या हो रहा है, वही का वही 10⁵ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रैंडमली और जिगजैग पाथ में घूमता हुआ वहीं पे घूम रहा है बेटा। तो इस तरीके से क्या हुआ बेटा, इस तरीके से क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवलिंग इन वन डायरेक्शन नियरली इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि बेटा इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो एक क्रॉस सेक्शन से जितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ऑलमोस्ट उतने इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं। तो उस क्रॉस सेक्शन के थ्रू व्हाट इज द नेट फ्लो ऑफ चार्ज, तो बेटा नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा, 0 होगा। ठीक है बेटा। तो इस समय इलेक्ट्रॉन में कोई ड्रिफ्ट नहीं है, कोई ड्रिफ्ट स्पीड नहीं है, सिर्फ क्या है, थर्मल स्पीड, रैंडम स्पीड। एंड रैंडम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक करंट। बेटा इलेक्ट्रॉन की जो रैंडम मोशन है,
ठीक है ना, रैंडम मोशन इन अ zigzag पाथ डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज नो करंट इन द कंडक्टर। तो बेटा ये बात तो हो गई किसकी, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो बेटा, अब देखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो बेटा क्या होता है, जब हम किसी कंडक्टर पर, मान लो इस कंडक्टर पर बेटा मैंने इस तरीके से ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दिया बेटा, अप्लाई कर दिया। मान लो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस डायरेक्शन में बेटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव हो गया टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई बेटा, ठीक है ना, ये वाली राइट टू लेफ्ट, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है ना। अब क्या होगा बेटा, अब जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, एवरी इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बेटा इलेक्ट्रॉन पर, हर इलेक्ट्रॉन पर, ईच इलेक्ट्रॉन पर क्या लगने लगता है, एक फोर्स लगने लगता है। उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेटा तुम्हें डेफिनेशन बताई गई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो वहां से फोर्स बराबर क्या हो जाएगा बेटा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा बेटा। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ईच इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, F इक्वल E/m। नाउ अब क्या होगा बेटा, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन में मास। तो एक्सेलरेशन हो गया क्या, फोर्स की जगह क्या आ गया बेटा, E/m। तो बेटा ईच इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो कंडक्टर का बेटा यहां पर एक्सेलरेशन नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन में क्या है बेटा, एक्सेलरेशन है। A इक्वल कितना, E/m। सबसे पहले तो बेटा ये समझते है कि हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, उसका मास सेम होता है, और यहां पर ईच इलेक्ट्रॉन पर बेटा इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है ना हर इलेक्ट्रॉन के लिए, एवरी इलेक्ट्रॉन इज अंडर द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा यहां पर कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चार्ज E, इलेक्ट्रिक फील्ड E, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्या, यूनिफॉर्म, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा ये बात समझनी है हमें कि जैसे ही हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ईच इलेक्ट्रॉन क्या होने लगता है बेटा, एक्सेलरेट होने लगता है। उसका ये एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है, बट इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट। अब क्या होगा बेटा, अब यहां तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं बेटा, तो ये जो स्पीड थी इलेक्ट्रॉन में वो सिर्फ किसकी वजह से थी, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। एट रूम टेम्परेचर दे हैव थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो ये जो स्पीड थी ये सिर्फ क्या थी बेटा, थर्मल एनर्जी थी। बट अब समझो बेटा, अब ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, तो या तो इस तरीके से समझ लो कि बेटा ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, या ये समझ लो बेटा कि ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव टर्मिनल है, ये इलेक्ट्रॉन को उधर की तरफ क्या करता है बेटा, रिपेल करता है। तो अब क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन पर उस तरफ इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक नेट फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ क्या करने लगेंगे बेटा, मूव करने लगेंगे फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जब नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं तो वो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, ये नहीं है बेटा, इस तरीके से नहीं है। इलेक्ट्रॉन अभी भी जिगजैग पाथ
रैंडम पाथ ही क्या करेंगे बेटा, फॉलो करेंगे। अभी भी जिगजैग और रैंडम पाथ ही होगा, लेकिन ये याद रखो बेटा कि यहां पर लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट कोई फोर्स नहीं लग रहा बेटा, लेकिन यहां पर नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन पर क्या लग रहा है बेटा, फोर्स लग रहा है। फोर्स तो इन पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव आयंस पर भी लग रहा है बेटा, लेकिन दीज आर हैवी, उनमें अगर मास बहुत ज्यादा है तो इनका एक्सेशन क्या होगा बेटा, नेग्लिजिबल होगा। तो ये हैवी पॉजिटिव आयंस हैं, इन मास ज्यादा होने की वजह से बेटा एक्सेशन क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, मतलब ऑलमोस्ट क्या होगा, जीरो होगा। अब ये कहानी समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बेटा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाने लगेंगे, तो ड्यू टू एक्सलेशन इलेक्ट्रॉन एक्वायर स्पीड, एक और स्पीड, इस स्पीड के अलावा इस फोर्स की वजह से भी उनमें क्या आ जाएगी बेटा, एक स्पीड और हो जाएगी। लेकिन बेटा इलेक्ट्रॉन अभी भी क्या करेंगे बेटा, इस तरीके से कोई जिगजैग पाथ फॉलो करेंगे, अभी भी इस तरीके का। बेटा यहां पे दो डायग्राम है, एक इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मैंने यहां पर यह बताने की कोशिश की है कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट करता है, अपनी थर्मल स्पीड की वजह से वो रैंडम मोशन की वजह से यहां जाता है, यहां कोई एटम है जिससे टकराता है, कोलाइड करता है और फिर इधर चला जाता है, फिर इससे कोलिजन होता है, तो हो सकता है इधर आ जाए, फिर यहां कोलिजन होता है, फिर यहां चला जाए, फिर यहां कोलिजन होता है, फिर इधर चला जाए, फिर यहां कोलिजन होता है, फिर इधर आ जाए, फिर यहां कोलिजन होता है, फिर यहां चला जाए और फिर इस तरीके से यहां पर आ जाए। तो इस तरीके से बेटा मैंने इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें ये मोशन दिखाई। अब फिर से इस मोशन को देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन कब, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बेटा उस स्पीड के साथ साथ एक और स्पीड इलेक्ट्रॉन में आ जाएगी बेटा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फिर से, मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन अभी भी स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो नहीं करेंगे। पूरी बात समझ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पर थोड़ा सा इधर की तरफ क्या लगा बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन पर अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। तो देखो बेटा इस पोजीशन को देखो, ये लाइन दिखाई दे रही है बेटा तुम्हें, ये वाली लाइन, तो ये इलेक्ट्रॉन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर था। अब क्या देख रहे हो बेटा तुम कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो थोड़ा सा गैप था, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर की तरफ क्या हो गया, ड्रिफ्ट हो गया बेटा। यहां हल्का सा गैप है और यहां ये गैप नहीं है, देख रहे हो ना। फिर इसी तरीके से बेटा यहां देखो, इसको यहां पर, तो ये कम था और ये क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसी तरीके से बेटा ये कम है और ये क्या है, ज्यादा है। इसी तरीके से अगर हम लास्ट में देखें तो इलेक्ट्रॉन एक्स से शुरू करता है और वाई पर आता है बेटा, लेकिन यहां पर क्या हुआ बेटा, यहां फिर से एक्स से शुरू हुई है और इस बार वो यहां नहीं पहुंचा है बेटा, बल्कि इस लाइन से थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर। तो यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है, ये पहले वाई था, ये वाई था और अब ये क्या हो गया बेटा, वाई डैश। तो इलेक्ट्रॉन इतना इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया बेटा, ड्रिफ्ट हो गया। क्या हो गया, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब उधर की तरफ क्या हो गया बेटा, खिसक गया, ठीक है ना। लिंक किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट का मतलब बेटा, मतलब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लग रहा है नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेंगे। अभी भी वो उसी जिगजैग फैशन को क्या करेंगे बेटा, फॉलो करेंगे। बट ओवरऑल एन इलेक्ट्रॉन गेट्स ड्रिफ्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटा पहले ये मोशन मान लो y पर तक होती है, x से y पर, और अब ये हो रही है x से y डैश तक। तो पहले के कंपैरिजन में इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन इतना क्या हो गया बेटा, ड्रिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ड्रिफ्ट का मतलब ये है। अब बात आती है बेटा एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिलरेट इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कोलिजन। मतलब बेटा ये जो एक्सलेशन है ये सिर्फ इन दो कोलिजन के लिए है, यहां से यहां तक का क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है बेटा, एक्सिलरेट हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिलरेट इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कोलिजन, बट ओवरऑल देयर इज नो नेट एक्सिलरेशन। मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन में नेट एक्सिलरेशन क्या है, जीरो है। इसका क्या मतलब बेटा,
इसका मतलब यह है कि बिटवीन टू कोलिजन इलेक्ट्रॉन एक्सलेट मतलब एक्वायर स्पीड, लेकिन वो उसकी स्पीड इनडेफिनेटली बढ़ती हुई नहीं चली जाएगी। इससे पहले बेटा वो किसी मेटल पॉजिटिव आयन से क्या हो जाता है, कोलाइड कर जाता है एंड द स्पीड इज लॉस्ट, और उसकी स्पीड क्या हो जाती है बेटा, लॉस्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। यानी कि जो गेन इन स्पीड है दिस एग्जिस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, ये बेटा सिर्फ कितने टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। इसका क्या मतलब है समझो बेटा, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन एक्सलेट होता है और इससे पहले कि उसकी स्पीड इनडेफिनेटली इनफाइनाइटली बढ़ती चली जाए, वो किसी मेटल के पॉजिटिव आयन से टकरा जाता है, कोलाइड कर जाता है और उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। फिर इलेक्ट्रॉन आफ्टर ईच कोलिजन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स अ फ्रेश मोशन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, एक फ्रेश मोशन स्टार्ट करता है। आप इस बात को ऐसे समझ लो कि बेटा एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और जगह जगह थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर वहां पर हमने बड़े बड़े क्या रख दिए बेटा, पत्थर रख दिए हैं, और तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधकर तुम्हें उसमें दौड़ने के लिए कह दिया और तुमसे यह कह दिया कि बेटा हर सेकंड आपको अपनी स्पीड क्या करनी है, बढ़ानी है, और देखते हैं कि तुम अपनी स्पीड कितनी कर पाते हो। तो बेटा हमने स्टार्ट किया 0 टाइम पर, तो किसी बच्चे ने भागना स्टार्ट किया और उसने अपनी स्पीड को बढ़ाना स्टार्ट किया। इससे पहले कि उसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो जाए, वो रास्ते में पड़े हुए किसी पत्थर से क्या हो जाता है, टकरा जाता है, गिर जाता है और रुक जाता है। एंड देन स्टैंड, और फिर उसके बाद खड़ा होता है एंड स्टार्ट अ फ्रेश मोशन, और फिर से स्पीड बढ़ाने लगता है। इससे पहले कि उसकी स्पीड फिर से बढ़ती चली जाए, फिर से बढ़ती चली जाए, वो फिर से रास्ते में पड़े हुए किसी पत्थर से फिर से टकरा जाता है, ठीक है ना, और फिर से गिर जाता है, रुक जाता है एंड अगेन स्टैंड एंड स्टार्ट अ फ्रेश मोशन। तो क्या बेटा वो अपनी स्पीड को कभी इनडेफिनेटली इनफाइनाइटली बढ़ा पाएगा? नहीं। इससे पहले कि उसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो जाए, उससे पहले ही वो रास्ते में पड़े हुए किसी पत्थर से टकरा जाता है और डी एक्सलेट हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। तो क्या बेटा ये स्पीड बढ़ते 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 मतलब आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो क्या इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ते 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 मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी क्या? नहीं, क्योंकि बेटा रास्ते में पड़े हुए पत्थरों से यानी कि मेटल पॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन क्या होते रहते हैं बेटा, टकराते रहते हैं। तो स्पीड एक्वायर्ड बिटवीन टू कोलिजन, बेटा इस स्पीड के अलावा इलेक्ट्रॉन एक और स्पीड क्या कर रहे हैं बेटा, गेन कर रहे हैं, एक और स्पीड गेन कर रहे हैं। लेकिन स्पीड एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कोलिजन लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, मतलब थोड़ी देर के लिए होता है बेटा ये गेन। क्योंकि रास्ते में पड़ने वाले मेटल आयन से इलेक्ट्रॉन टकरा जाता है और स्लो डाउन हो जाता है। फिर से उसी तरीके से बेटा वो फिर से फ्रेश मोशन स्टार्ट करता है और ड्यू टू एक्सलेशन वो फिर से एक्सलेट होता है, उसकी स्पीड फिर से बढ़ती जाती है, लेकिन इससे पहले बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो जाए, वो फिर नेक्स्ट किसी दूसरे मेटल पॉजिटिव या इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है, फिर से स्लो डाउन हो जाता है, फिर से एक्सलेट होता है, फिर से स्लो डाउन हो जाता है। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा बेटा, एज ए रिजल्ट क्या इलेक्ट्रॉन कभी इनफाइनाइट इनडेफिनेटली वेरी हाई स्पीड वेलोसिटी एक्वायर कर पाएंगे? नहीं। वो ऐसा तब होता जब रास्ते में ये मेटल के पॉजिटिव आयंस ना होते। ऐसा तब होता जब तुम बेटा उस ग्राउंड में भाग रहे थे, रास्ते में वो पत्थर या पेड़ ना होते, तो तुम स्पीड बढ़ाते जाते और एक बहुत ज्यादा स्पीड क्या कर सकते थे, गेन कर सकते थे। बट अभी की सिचुएशन में क्या होगा बेटा, स्पीड गेन हो रही है लेकिन बिटवीन टू कोलिजन, आफ्टर कोलिजन स्पीड इज लॉस्ट। जितनी भी स्पीड गेन की जाती है वो नेक्स्ट कोलिजन में क्या हो जाती है बेटा, लॉस हो जाती है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर्स अ स्मॉल, हाई नहीं, स्मॉल स्टेडी एवरेज वेलोसिटी, मतलब ड्यू टू फ्रीक्वेंट कोलिजन इलेक्ट्रॉन का ये जो मेटल के पॉजिटिव आयंस के साथ बेटा फ्रीक्वेंटली कोलिजन हो रहा है, इस कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा स्पीड गेन नहीं कर पाते बेटा। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स अ स्लो एंड स्टेडी एवरेज वेलोसिटी, एंड दैट स्लो
एंड स्टेडी एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड। बेटा मैं तुम्हें थर्मल स्पीड 10⁵ मीटर पर सेकेंड बताई है, जबकि ड्रिफ्ट स्पीड इज ऑलमोस्ट 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, यानी कि बेटा ये हो गया लगभग 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। यानी कि बेटा पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन सिर्फ कितना ड्रिफ्ट हो पाते हैं, कितनी डिस्टेंस मूव कर पाते हैं, 0.1 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा ड्रिफ्ट स्पीड मतलब थर्मल स्पीड अलग चीज है और ड्रिफ्ट स्पीड अलग चीज है। बेटा थर्मल स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन ड्रिफ्ट स्पीड इज वेरी स्मॉल, और ये इतनी स्मॉल एंड स्टेडी क्यों है, ये मैंने तुम्हें अभी क्या कर दिया बेटा, एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है बेटा, तो एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर्स अ वेरी स्मॉल एंड स्टेडी एवरेज वेलोसिटी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। देख लो ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, जबकि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हुआ है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ है, ड्रिफ्ट हुआ है। उसी स्मॉल एवरेज स्टेडी वेलोसिटी को एक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ मेटल क्या कहते हैं बेटा, हम ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। क्लियर? तो बेटा मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ड्रिफ्ट स्पीड का ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन है, ये तुम्हें समझ में आया होगा कि ड्रिफ्ट स्पीड इतनी स्मॉल एंड स्टेडी क्यों है। ठीक है बेटा, अगर रास्ते में ये एटम्स ना होते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए एक क्या मिलता बेटा, खाली जगह मिलती, तो फिर क्या होता, इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर कैन एक्वायर अ वेरी हाई स्पीड, एक हाई स्पीड एक्वायर गेन कर सकते थे, बट ड्यू टू दिस फ्रीक्वेंट कोलिजन ये स्पीड क्या होती है बेटा, कम होती है, बहुत कम होती है। बात यहां तक समझ में आ गई बेटा। तो अभी मैं तुम्हें बस ड्रिफ्ट स्पीड को ये समझाया कि ड्रिफ्ट स्पीड कितनी कम होती है। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा जो टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाने में कुछ टाइम लगा, तो उस टाइम को हम यहां पर क्या बोलते हैं बेटा, उस टाइम को हम यहां पर बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। और इस रिलैक्सेशन टाइम को हम एक ग्रीक अल्फाबेट टाउ से नोट करते हैं बेटा, TAU टाउ, टाउ बोल दो, टो बोल दो, कुछ भी बोल दो बेटा। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है बेटा, रिलैक्सेशन टाइम, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद पॉजिटिव मेटल आयंस इनसाइड द लैटिस। इस लैटिस के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर यहां से यहां तक का जो बेटा टाइम इंटरवल है, या ये टाइम इंटरवल है, या ये टाइम इंटरवल है, या ये टाइम इंटरवल है, इसी टाइम इंटरवल को बेटा हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम जिसे हम टो से नोट करते हैं बेटा, वो क्या चीज है, दिस इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद पॉजिटिव मेटल आयन इन द मेटेलिक लैटिस। अब बेटा, अब ये जो टाइम इंटरवल होता है, ये ऑलमोस्ट होता है 10⁻⁻14 सेकेंड, ऑलमोस्ट इतना होता है। तो 10⁻⁻14 सेकेंड तो बेटा बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम है। यानी कि आप समझ सकते हो बेटा कि इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से दो मेटल आयन के बीच में, मतलब कितनी तेजी से जाते हैं और दूसरे से टकराते हैं। तो यहां से यहां तक जाने की जो स्पीड है वो तो ये है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, लेकिन ओवरऑल इलेक्ट्रॉन जो इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होंगे बेटा, वो सिर्फ कितना हो पाते हैं, 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम, बात क्लियर हुई। रिलैक्सेशन टाइम क्या है बेटा, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद पॉजिटिव मेटल आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक बात समझ में आई बेटा। अब अगर हम यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहे हैं, तो बेटा उसका रिलैक्सेशन टाइम मान लो τ1 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए रिलैक्सेशन टाइम τ2 है। तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन के लिए रिलैक्सेशन टाइम अगर क्या है τ1, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए रिलैक्सेशन टाइम τ2, और इस तरीके से nth इलेक्ट्रॉन के लिए रिलैक्सेशन टाइम क्या है τn। तो इसका जो एवरेज निकल कर आएगा τ1 + τ2 + τn/n,
उसको हम क्या पढ़ेंगे बेटा, उसको हम पढ़ेंगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या पढ़ेंगे, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसके अलावा बेटा मैंने जो यहां पर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें क्या बताया कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन की थर्मल स्पीड u1 है, दूसरे की u2 है, तीसरे की u3 है और nth की क्या है un। तो अगर मैं इसका एवरेज निकालता हूं तो वो एवरेज ऑलमोस्ट मतलब वो एवरेज कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात मैं तुम्हें पहले बताई थी बेटा कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा है तो क्या होगा बेटा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवलिंग इन वन डायरेक्शन नियरली इक्वल, लगभग इक्वल होती है टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बेटा उस क्रॉस सेक्शन के थ्रू नेट स्पीड क्या है, नेट फ्लो क्या है, 0। तो देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट, किसकी एब्सेंस में, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा ये डेफिनेशन अब तुम्हें समझ में आ रही है कि ड्रिफ्ट स्पीड की डेफिनेशन क्या है। ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, इट इज द स्लो एंड स्टेडी एवरेज वेलोसिटी। मतलब ये स्पीड बेटा स्लो भी होती है, कांस्टेंट भी होती है और ये सभी इलेक्ट्रॉन का क्या निकाला है बेटा हमने, एवरेज। ये एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हम, बल्कि सारे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। बेटा कितने इलेक्ट्रॉन बताए थे मैंने, इतने सारे इलेक्ट्रॉन बताए थे पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा ड्रिफ्ट स्पीड क्या है, इट इज द स्लो एंड स्टेडी एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये स्लो क्यों होती है, स्टडी क्या होती है, ये बात मैं तुम्हें अच्छे तरीके से क्या कर दिया बेटा, एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं तुम्हें इसका क्या बताऊंगा बेटा, फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें इसका फॉर्मूला बताता हूं। तो देखो बेटा ये डायग्राम और ये डायग्राम। तो बेटा ये जो यहां पर हो रहा था ये मैं तुम्हें यहां पर बताने की कोशिश की है इस डायग्राम में कि पहले इलेक्ट्रॉन मान लो x से स्टार्ट करता है इन द एब्सेंस। तो ये जो ब्लू वाली लाइन है बेटा ये क्या है, ये है इन द एब्सेंस, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और सपोज करो बेटा इलेक्ट्रॉन फिर से, अगर हम उसी इलेक्ट्रॉन को फिर से ऑब्जर्व करें, ये जो रेड वाली लाइन है बेटा ये क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या देख पा रहे हैं बेटा कि इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बेटा हमने अप्लाई किया वो इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है मान लो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, राइट टू लेफ्ट। तो आप क्या देख रहे हो बेटा, जो इलेक्ट्रॉन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कहां पर जाता था, वाई पर जाता था, इस बार वो कहां तक जाता है, वाई डैश तक जाता है। यानी कि बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट हो जा रहा है। लेकिन ये ड्रिफ्ट बहुत स्मॉल होता है बेटा, ड्रिफ्ट बहुत क्या होता है, स्मॉल होता है। कितना स्मॉल, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। यानी कि बेटा एक सेकेंड में लगभग इलेक्ट्रॉन इतना ही क्या हो पाता है बेटा, ड्रिफ्ट हो पाता है। कितना, सिर्फ 0.1 मिलीमीटर के आसपास। अब मैं तुम्हें ड्रिफ्ट स्पीड का एक्सप्रेशन बता देता हूं। तो बेटा इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन की जो बेटा थर्मल स्पीड है जैसे u1, u2, u3, un, इनका एवरेज अभी एक्सप्लेन किया था मैंने, वो इनका एवरेज जिसे आप u बार लगा के बेटा क्या लिख रहे हो आप, एवरेज। तो u बार या u एवरेज लिख दो बेटा, एक ही बात है। दिस कम्स टू बी 0। ये क्या आता है बेटा, 0 आता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस स्पीड के अलावा एक्वायर एक और स्पीड गेन कर लेते हैं बेटा। तो मान लो वो स्पीड कितनी है, v1, मतलब जिस इलेक्ट्रॉन की स्पीड पहले u1 थी, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्पीड मान लो v1 है। फिर दूसरे की स्पीड कितनी है, v2, और ऐसे ही कितनी स्पीड है बेटा, vn।
अब अगर मैं इसका फिर से क्या निकालता हूं बेटा, एवरेज वेलोसिटी, तो इस बार हमें ध्यान रखना है दिस विल नॉट कम टू बी जीरो, इस बार ये जीरो नहीं आता है, इट हैज नॉन जीरो वैल्यू। बेटा इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एवरेज वेलोसिटी जीरो है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन की एवरेज स्पीड जीरो नहीं है, बल्कि दिस हैज अ नॉन जीरो वैल्यू, और वही नॉन जीरो वैल्यू क्या कहलाती है बेटा, हमारी ड्रिफ्ट स्पीड कहलाती है, ड्रिफ्ट स्पीड। और नाउ यूजिंग काइनेमेटिक इक्वेशन, फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन। तो बेटा अगर हम फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन को यूज करते हैं, कौन सी इक्वेशन, v इक्वल यू प्लस ए टी, वी इक्वल यू प्लस ए टी, तो टी की जगह क्या लिख रहे हैं बेटा हम, टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। तो बेटा जिस इलेक्ट्रॉन की स्पीड पहले u1 थी, उसने कितनी स्पीड एक्वायर कर ली बेटा, v1, और रिलैक्सेशन टाइम मान लो कितना उसके लिए, टाउ1। लेकिन मैंने एक्सेशन के बारे में क्या कहा था बेटा, एक्सेशन, थोड़ी देर पहले मैंने एक्सेशन लिखा था क्या, E/m। अब ये एक्सेशन इज कांस्टेंट फॉर ईच इलेक्ट्रॉन, तो जैसे तुमने यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, लेकिन यहाँ पर एक्सेशन के साथ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेशन इज यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट फॉर ईच इलेक्ट्रॉन, फॉर ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली बेटा V2 क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा U2 प्लस A टाउ2, और इसी तरीके से बेटा V3, V4 एंड Vn क्या हो जाएगा, UN प्लस A टाउ n हो जाएगा। अब अभी मैं तुम्हें बताया था कि बेटा अगर हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी V1 प्लस V2 प्लस Vn बाय n, सबसे पहले वो जीरो नहीं आएगा, सबसे पहले वो जीरो नहीं आएगा, और वो जो एवरेज तुम निकालोगे बेटा, उस एवरेज को हम क्या बोलेंगे बेटा, ड्रिफ्ट स्पीड, और डिनोट कर देंगे किससे, Vd से। तो यही एवरेज वेलोसिटी क्या है बेटा, ड्रिफ्ट स्पीड है, जिसमें तुमने V1 की जगह यहां से क्या लिखा है, U1 प्लस A टाउ1 प्लस U2 प्लस A टाउ2 प्लस UN प्लस A टाउ n, ये है बेटा, और डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो बेटा। तो ड्रिफ्ट स्पीड Vd क्या हो जाएगा बेटा, अब देखते हैं। तो हम इसमें से U1, U2, UN को एक साथ कर लेते हैं, तो U1 प्लस U2 प्लस UN प्लस A टाउ1, A टाउ2, A टाउ n, इसको एक साथ कर लेते हैं, जिसमें से A कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ n डिवाइडेड बाय क्या बेटा, डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो ड्रिफ्ट स्पीड हो जाएगी बेटा U1 प्लस U2 प्लस UN बाय n प्लस A टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ n डिवाइडेड बाय n हो गया बेटा। अब ये एवरेज क्या है, जीरो, तो ये एवरेज क्या होगा बेटा, इस एवरेज की जगह जीरो रख दिया प्लस A, और बेटा ये क्या है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जिसे हम सिर्फ किससे नोट करेंगे, टाउ से। तो बेटा टाउ1, टाउ2, टाउ n क्या रिप्रेजेंट करता है, रिलैक्सेशन टाइम फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन टाउ क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, क्या, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा Vd बराबर क्या हो गया, Vd बराबर हो गया A टाउ, और A की जगह यहां से रख दिया क्या, Vd बराबर हो गया बेटा E/m इंटू ये रहा बेटा, ये रहा। अब इस फॉर्मूले को अगर, तो ये बेटा मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला है, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, इन वेक्टर फॉर्म, तो आप इस वेक्टर फॉर्म को ऐसे लिख सकते हो बेटा, ड्रिफ्ट स्पीड E/m इंटू टाउ। तो बेटा लेफ्ट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो गई, और राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी।
और मैंने अभी तुम्हें बताया था बेटा ये जो नेगेटिव साइन है ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है। तो जब भी हम ड्रिफ्ट स्पीड की बात करेंगे या ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ए बाय एम इंटू टाउ होगा। लेकिन जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करेंगे, वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे, तो हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करते हैं ये कौन सी डायरेक्शन में एक्वायर करते हैं बेटा, टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है तो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होंगे राइट टू लेफ्ट, और अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड राइट टू लेफ्ट है तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे लेफ्ट टू राइट। बात क्लियर बेटा। तो ये एक्सप्रेशन होता है किसका, रिलैक्सेशन, सॉरी ये एक्सप्रेशन होता है बेटा किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ड्रिफ्ट स्पीड का। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बेटा ये कहानी तुम्हें समझ में आई होगी। अब बेटा थोड़ा सा हम रिलैक्सेशन टाइम को और समझ लेते हैं। रिलैक्सेशन टाइम, बेटा रिलैक्सेशन टाइम इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब बेटा एक गिवन मटेरियल के लिए, एक गिवन मटेरियल के लिए, फॉर अ गिवन मटेरियल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टाउ रिलैक्सेशन टाइम इज कांस्टेंट। तो बेटा रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसके अलावा बेटा मैं तो तुम्हें ये समझा रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गया, फिर यहाँ पे कोलिजन हुआ, यहाँ आ गया, हो सकता है फिर यहाँ चला जाए, हो सकता है फिर इधर चला जाए, फिर हो सकता है इधर चला जाए, और हो सकता है फिर उधर की तरफ ड्रिफ्ट हो जाए। ऐसे समझा रहा था बेटा मैं तुम्हें। तो जो डिस्टेंस होती है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है बेटा, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम लैम्डा 1 से नोट करते हैं, और इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं फ्री पाथ। क्या बोलते हैं, फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्री पाथ का मतलब बेटा यहां से यहां तक के बीच में कोई कोलिजन नहीं हुआ, तो फ्री पाथ का मतलब फ्री ऑफ कोलिजन। ठीक है। अब फिर जब यहां कोलिजन हुआ तो फिर यहां से यहां तक के डिस्टेंस को बेटा हम क्या बोलेंगे, फ्री पाथ। फिर यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, फ्री पाथ। फिर यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, फ्री पाथ। और फिर यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, फ्री पाथ। और फिर यहां से यहां तक के डिस्टेंस को भी क्या बोलेंगे बेटा, फ्री पाथ। तो अब क्या होता है, तो हम यहां पे बात कर रहे हैं बेटा लैम्डा की, मीन फ्री पाथ। ये क्या चीज है बेटा, लैम्डा, एवरेज फ्री पाथ या मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ, तो मीन फ्री पाथ अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा बेटा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा n बाय n। तो एवरेज ऑफ फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज ऑफ फ्री पाथ ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। इसी तरीके से बेटा यहां से यहां तक का जो रिलैक्सेशन टाइम है इलेक्ट्रॉन के लिए, मान लो वो रिलैक्सेशन टाइम कितना है, टाउ 1 है। फिर दूसरा रिलैक्सेशन टाइम कितना है बेटा, टाउ 2 है, फिर टाउ 3 है, और इसी तरीके से बेटा क्या है, टाउ n है। तो ये बात मैं तुम्हें बताई दी, क्या बता दी, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। टाउ बराबर क्या होगा बेटा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n बाय n। ये क्या है बेटा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये मीन फ्री पाथ है और ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो बेटा ये जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है टाउ, इट इज अ कांस्टेंट। कब, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है एंड फॉर अ गिवन मटेरियल। और बाकी बेटा दिस इज गिवन बाय मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, और नीचे क्या बेटा, आरएमएस स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये फॉर्मूला होता है बेटा किसका, ये फॉर्मूला होता है रिलैक्सेशन टाइम का। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है बेटा, मीन फ्री पाथ डिवाइड, मतलब सिंपल सी बात, ये टाइम ही तो है। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस बेटा तुमने एवरेज निकाली है, ये निकाली ना, ये डिस्टेंस ही तो है बेटा फ्री पाथ, जिन्हें हम फ्री पाथ कह रहे हैं वो डिस्टेंस ही तो है। तो यहाँ पर वो डिस्टेंस तुमने क्या निकाली है, एवरेज। उस एवरेज डिस्टेंस को ही बेटा या उस एवरेज लेंथ को ही हम क्या बोल रहे हैं, मीन फ्री पाथ।
तो हम टाइम निकाल रहे हैं, तो ऊपर क्या है डिस्टेंस मतलब मीन फ्री पाथ, और नीचे क्या है स्पीड, कौन सी स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है बेटा, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, जब बेटा हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आरएमएस स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेस, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से बेटा इलेक्ट्रॉन की थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है, थर्मल स्पीड बढ़ जाती है, मतलब आरएमएस रूट मीन स्क्वायर स्पीड बढ़ जाती है। और अगर रूट मीन स्क्वायर स्पीड बढ़ जाती है तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। तो हाउ रिलैक्सेशन टाइम वेरीज विद टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर के साथ किस तरीके से वेरी करता है, ये बात तुम्हें समझ में आ गई कि अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि और जल्दी जल्दी क्या होने लगते हैं बेटा, कोलिजन होने लगते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बेटा ये तुम्हें जो रिलैक्सेशन टाइम वाली कॉन्सेप्ट है ये भी बात समझ में आई होगी कि हाउ रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ने से रूट मीन स्क्वायर स्पीड बढ़ती है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड बढ़ती है तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है बेटा, कम होता है। बात क्लियर? अब बेटा मैं नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें बता देता हूं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये है बेटा, तो देखो बेटा, यानी कि हाउ इज करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब इलेक्ट्रिक करंट तो बेटा तुम जानती हो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डी क्यू बाय डी टी, या एवरेज करंट निकालना है तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो कंसीडर अ कंडक्टर, मान लो बेटा हमारे पास एक कंडक्टर है, ये रहा, मान लो ये रहा वो कंडक्टर, ये कंडक्टर है, ठीक है ना। अब मान लो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बेटा, यहां पर मान लो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए है, और लेंथ कितनी है, एल है, ठीक है। अब हम इसको एक बैटरी से अप्लाई करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ये रहा मान लो इस तरीके से। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो जैसे आप बेटा सर्किट को कंप्लीट करते हो तो हम कहते हैं कि इसमें इस तरीके से एक करंट फ्लो होने लगा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट आई। ये बेटा किसकी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है बेटा वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो करंट की है, यानी कि बेटा करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट की वही डायरेक्शन होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। यहां तक बात क्लियर? अब बात आती है बेटा इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से ड्रिफ्ट हो रहे हैं बेटा। ये एरो सिर्फ ये बता रहे हैं कि डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल टू क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। ये एरो इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेट लाइन मोशन को, बेटा इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन मोशन में है ही नहीं, स्ट्रेट पाथ सिर्फ कहां तक है बेटा, मतलब पाथ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन क्या होता है, स्ट्रेट होता है। दो कोलिजन के बीच का जो बेटा पाथ है वो क्या है, स्ट्रेट है। लेकिन अगर आप ओवरऑल पाथ को देखोगे तो ओवरऑल पाथ तो जिगजैग है ना, उसे स्ट्रेट पाथ नहीं कह सकते बेटा। तो ये एरो तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। कितनी स्पीड से, कितनी एवरेज स्पीड से, Vd। अब ये Vd में तुम्हें पढ़ाई रखा है कि ये स्पीड बहुत स्मॉल होती है, स्लो होती है, स्टेडी होती है, एवरेज होती है, ठीक है। तो देखो बेटा, तो इस कंडक्टर का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया A और लेंथ L है तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर, इस कंडक्टर का वॉल्यूम क्या हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, तो बेटा वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ। वॉल्यूम सब जानते हो तुम कि
कि वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर क्या हो गया, एरिया इंटू लेंथ, मतलब एरिया इंटू डिस्टेंस। इफ स्मॉल n इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो मैंने तुम्हें अभी बताया था बेटा थोड़ी देर पहले, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा अगर इस कंडक्टर की फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n है तो देन टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड कंडक्टर। तो बेटा इस गिवन कंडक्टर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो बेटा टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे NaL। तुम कहोगे ये क्या हो गया, तो बेटा स्मॉल n क्या है, स्मॉल n है एक यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की संख्या। स्मॉल n क्या है, एक यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अगर वॉल्यूम 2 हो गया बेटा, 2 हो गया तो ये संख्या दुगनी हो जाएगी, 2n हो जाएगी। अगर वॉल्यूम 3 है तो ये संख्या 3n हो जाएगी, और अगर वॉल्यूम Al है तो ये संख्या Al गुना हो जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, इसमें बाउंड इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग नहीं बेटा, सिर्फ किसकी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, वो कितनी है, NaL। ओके, अब दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच जाता है बेटा, पहुंच गया, तो व्हाट इज द टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन क्रॉस सेक्शन टू अदर क्रॉस सेक्शन। तो बेटा बाय द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तुम क्या जानते हो बेटा, बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है Ne, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E होता है, 2 इलेक्ट्रॉन पर 2E हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन पर 3E हो गया, और यहां पर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, NaL, जो एक क्रॉस सेक्शन से दूसरी क्रॉस सेक्शन की तरफ क्या हो रहे हैं बेटा, ड्रिफ्ट हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर हो जाएगा, Q बराबर Ne, और N की जगह क्या रखा बेटा मैंने, NaL और इनटू E। तो इलेक्ट्रॉन अगर एक क्रॉस सेक्शन से इस क्रॉस सेक्शन की तरफ आते हैं तो बेटा कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, NaLe। अब टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस द क्रॉस सेक्शन यानी कि कंडक्टर। बेटा अगर इस क्रॉस सेक्शन से इस क्रॉस सेक्शन तक की बात चल रही है तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, L डिस्टेंस, और वो भी कितनी स्पीड से, Vd स्पीड से। तो टाइम कितना लग जाएगा बेटा, टाइम तो टाइम का फॉर्मूला सिंपल सा फंडा है बेटा, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी बेटा, L, और कितनी स्पीड से, Vd स्पीड से। तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल, दिस इज द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन में ड्रिफ्ट स्पीड। अगर हम यहां से यहां तक के क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लग जाएगा, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या कहती है, इलेक्ट्रिक करंट, तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट I इज डिफाइंड एज टोटल चार्ज ट्रांसफर पर यूनिट टाइम टेकन। तो I बराबर टोटल चार्ज ट्रांसफर कितना बेटा, NaLe, और टाइम टेकन कितना, L बाय Vd, L से L कैंसिल हो गया, Vd ऊपर चला जाएगा, तो I इक्वल क्या होगा बेटा, NaEVd, ये होता है बेटा NaEVd। तो बेटा आज हमने दो चीजें पढ़ी, दो चीजें कौन कौन सी, ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है उसको उस तरीके से एक्सप्लेन किया गया, एंड हाउ ड्रिफ्ट स्पीड इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट, और ड्रिफ्ट स्पीड का इलेक्ट्रिक करंट से क्या रिलेशन है। तो बेटा करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट स्पीड,
और ड्रिफ्ट स्पीड का क्या फॉर्मूला बेटा, ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला था Vd बराबर क्या, E बाय एम इंटू टाउ। आप यहां से कह सकते हो कि ड्रिफ्ट स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, या बेटा मान लो इस बैटरी का वोल्टेज कितना है V, EMF कितना है V, तो ये बात तुम्हें पहले ही पढ़ाई गई है कि बेटा V बराबर क्या होता है ED, और D का मतलब डिस्टेंस L, V बराबर E L, मतलब जानते हो ना बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का प्रोडक्ट। तो यहां से E क्या हो जाएगा, यहां से E हो जाएगा V बाय L, यहां से E क्या हो गया V बाय L। तो हम चाहें तो बेटा इसकी जगह हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं VD बराबर क्या E बाय M, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या रख दिया V बाय L इंटू में टाउ। यानी कि बेटा सिंपल सा फंडा ये है कि जितने ज़्यादा वोल्ट की बैटरी लगाओगे, जितने ज़्यादा वोल्ट की बैटरी लगाओगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा जितने ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी लगाई जाएगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा बेटा, स्टेब्लिश होगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, ड्रिफ्ट स्पीड होगी, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा बेटा, करंट होगा फॉर अ गिवन मटेरियल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब बेटा अगर तुम टेम्परेचर चेंज करते हो, मेटल चेंज करते हो, तो बहुत सारी बातें हैं जो आगे हम पढ़ेंगे, उनसे करंट में वेरिएशन आते हैं। लेकिन अभी हमें क्या समझ में आता है बेटा कि फॉर अ गिवन कंडक्टर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, जितने ज़्यादा वोल्ट की बैटरी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उतना ही ज़्यादा क्या होता है, करंट होता है। तो बेटा मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आज की ये जो क्लास है ड्रिफ्ट स्पीड एंड रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड तुम्हें समझ में आई होगी। और बेटा नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें ओम्स लॉ और कुछ अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी वगैरह वगैरह, ठीक है ना, करंट डेंसिटी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।